नमस्कार। जब हम अपने स्कूल के इतिहास की किताबें खोलते हैं तो हमें अक्सर क्या पढ़ने को मिलता है? बाहर से आए हमलावरों की कहानियां, खोजकर्ताओं की कहानियां। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक ऐसे महान भारतीय की भी कहानी हो सकती है जिसने समुद्र पार जाकर एक साम्राज्य बनाया और फिर भी हमारी किताबों में उसका नाम तक नहीं है? चलिए थोड़ा याद करते हैं। स्कूल में हमें पढ़ाया गया कि भारत पर किन किन लोगों ने हमला किया। आर्य, यूनानी, शक, हूण, अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिर इस्लामी आक्रांता, उसके बाद यूरोपीय और अंग्रेज। सारे आक्रांताओं की कहानी लिखी हुई है। ज्यादातर इतिहास इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो बाईं तरफ नाम है, सिकंदर, वास्को डी गामा, ये सब तो सुने सुने लगते हैं ना, लेकिन दाईं तरफ वाला नाम देखिए, कौंडिन्य। शायद ही किसी ने सुना हो। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। अब जरा सोचिए, एक भारतीय जो जहाज लेकर एक अनजान देश पहुंचता है और वहां के सबसे पहले और महान साम्राज्यों में से एक की नींव रखता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वो सच है जिसे भुला दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं इस भूले बिसरे नायक से। इनका नाम था कौंडिन्य। ये पहली सदी के आसपास के एक भारतीय ब्राह्मण थे और इनकी यात्रा इन्हें भारत से बहुत दूर उस जगह ले गई जिसे आज हम कंबोडिया और वियतनाम के नाम से जानते हैं। तो आखिर कौन थे ये कौंडिन्य? ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो कलिंग यानी आज के उड़ीसा के रहने वाले थे। वो एक व्यापारी थे, एक विद्वान थे, जिन्होंने समंदर के रास्ते एक अविश्वसनीय सफर तय किया। सोचकर देखिए, लगभग 2000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये कितना बड़ा कारनामा रहा हो। और उनके वहां पहुंचने से एक नए राजवंश की कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें टकराव भी है, रोमांस भी है और एक पूरे साम्राज्य का जन्म भी। कहानी कुछ यूं है कि कौंडिन्य मेकांग डेल्टा के तट पर उतरते हैं। वहां उनका सामना होता है उस जमीन की शासक राजकुमारी सोमा से। कहते हैं कि पहले दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में दोनों ने शादी कर ली और इसी मिलन से जन्म हुआ फनान साम्राज्य का, जो उस पूरे इलाके का पहला बड़ा साम्राज्य बना। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। फिनान एक बहुत बड़ी ताकत बन गया जिसने सदियों तक दक्षिण पूर्व एशिया पर राज किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसकी संस्कृति, उसका प्रशासन, उसके धर्म, सब पर भारतीय सभ्यता की गहरी छाप थी। लेकिन अब यह सवाल मन में आ सकता है कि क्या यह सिर्फ एक अच्छी कहानी है, एक लोक कथा, या फिर इस दावे के पीछे कोई ठोस सबूत भी है? चलिए देखते हैं। और ये सवाल बिल्कुल जायज है। कहानियां तो वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन पत्थर पर लिखी बातें झूठ नहीं बोलती। और कौंडिन्य के मामले में हमारे पास ठीक यही सबूत मौजूद है। ये जो पंक्तियां हैं, ये वियतनाम की मी सन वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर मिले एक संस्कृत शिलालेख का अनुवाद है। ये साफ साफ उसी कहानी की पुष्टि कर रहा है। कौंडिन्य, राजकुमारी सोमा और एक साम्राज्य का निर्माण। मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि पत्थर पर उकेरा गया इतिहास है। वो कान्हा और मायसोन क्षेत्र के संस्कृत शिलालेख इस इतिहास को ठोस आधार देते हैं। इन अभिलेखों में कौंडिन्य को कलिंग से आया हुआ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है और सोमा को नागवंश से जोड़ा गया है। ये प्रमाण दिखाते हैं कि ये कथा परंपरा नहीं, बल्कि दस्तावेजीकृत इतिहास है। उस पूरे इलाके में अनगिनत संस्कृत शिलालेख मिले हैं। विष्णु और शिव जैसे हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। यहाँ तक कि सदियों बाद आए खमेर राजा भी गर्व से अपनी विरासत को कौंडिन्य और सोमा से ही जोड़ते थे। ये सारे सबूत मिलकर इस कहानी को और भी पक्का कर देते हैं। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है जहां से हमने ये सब शुरू किया था। हमारे पास एक भारतीय नायक है जिसने विदेश में जाकर एक महान साम्राज्य बनाया, और इसे साबित करने के लिए पत्थर जैसे पक्के पुरातात्विक सबूत भी हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी किताबों में सिकंदर के लिए तो पूरे पूरे चैप्टर हैं, पर कौंडिन्य का जिक्र तक नहीं। क्यों? शायद इसलिए कि आजादी के इतने साल बाद भी हम इतिहास को उसी औपनिवेशिक चश्मे से देख रहे हैं जो बाहर से आए हमलावरों को हमारे अपने नायकों से ज्यादा अहमियत देता है। और आधुनिक भारत ने इस विरासत को INS कौंडिन्य के माध्यम से स्मरण किया है। ये जहाज प्राचीन तकनीकों से बनाया गया और उसी समुद्री परंपरा का प्रतीक है जिसने कभी भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा था। संजीव सान्याल, डिफेंस मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री और भारतीय नेवी के संयुक्त प्रयासों से इसका निर्माण हुआ है। ये अभी अपने पहले दौरे पर मस्कत जा रहा है। वैसे ही 2000 साल पुराने तकनीक से सिर्फ हवाओं के सहारे, न कोई इंजन, न कोई मॉडर्न संसाधन। हालांकि इस मिशन को मिली सफलता के बाद भी बहुत कम ही लोग उस 2000 साल पुराने नाविक के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि आजादी के 3 पीढ़ियों बाद भी उन्हीं अंग्रेज इतिहासकारों की लिखी हुई हिस्ट्री हमारे किताबों में है। और यही वो आखिरी सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये इतिहास पत्थर पर लिखा हुआ है तो हमारी किताबों के पन्नों से ये गायब क्यों है? ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर हमें कौन सी कहानियां सुनाई जाती हैं और कौन सी नहीं, और क्यों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें। इतिहास के किसी भी टॉपिक पे कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।